हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। तो चलिए आज के प्रोग्राम का टॉपिक देख लेते हैं। एशिया फॉर्म्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड ब्लॉक, अ चाइना बैक्ड ग्रुप एक्सक्लूडिंग यूएस। तो जैसे कि आपने यहाँ ये हेडिंग देखी, तो हम यहाँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं और द्विपक्षीय समूह की बात कर रहे हैं और भारत के हित भी इससे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। चलिए देख लेते हैं कि क्या खबर है। दरअसल एशिया पैसिफिक देशों ने मिलकर एक बड़े व्यापारिक समूह पर साइन किए हैं और ये साइन कहाँ किए गए हैं? वियतनाम की राजधानी हनोई में। और ये समूह क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP, इस पर साइन किए गए हैं। और ये समझौता कब हुआ है? आसियान की 37वीं बैठक में ये समझौता किया गया है। जो इस पर हस्ताक्षर हैं, ये जो हस्ताक्षर है ये आसियान की 37वीं बैठक में किए गए हैं। आसियान क्या है आपको पता ही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो चलिए RCEP के बारे में जान लेते हैं कि RCEP क्या है। दरअसल पिछले काफी समय से RCEP को लेकर जो साइन की प्रक्रिया थी ये काफी लंबे समय से टल रही थी। तो क्योंकि पिछले साल भारत ने इसकी जो बैठक हुई थी RCEP की, इसमें भारत ने इस पर साइन करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि भारत का तर्क था कि इससे उसके छोटे व्यापारी और डेयरी उद्योग प्रभावित होंगे। इस तर्क की बिना पर भारत ने इसको साइन करने से मना कर दिया था। अब इसमें 15 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और जल्द ही ये 15 देश इसे रेटिफाई भी कर देंगे। इन 15 देशों में कौन शामिल हैं? आसियान के जो सभी 10 देश हैं वो सभी इसमें शामिल हैं और उसके अलावा 5 देश हैं, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। तो इन्हें मिलाकर 15 देश हैं जिन्होंने इस पर साइन किए हैं और इसे अब तक का यानी RCEP को अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा FTA होगा। आसियान में आपको पता ही है कि कौन से देश शामिल हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर और फिलीपींस, ये सब आसियान के देश हैं। तो अब अगर हम RCEP के बारे में जान रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। दरअसल 2012 में कंबोडिया के नोम पेन में ईस्ट एशिया समिट की बैठक हुई थी। उसमें आसियान देशों ने RCEP को लॉन्च किया था, जो 2012 में इनकी बैठक हुई थी उसमें। और इसके बाद 6 और देशों जिनमें कौन शामिल थे? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड, इनको इस FTA में शामिल करने का कॉन्सेप्ट रखा गया था। मतलब इनको इसमें शामिल किया जाए उस FTA का कॉन्सेप्ट रखा गया था। तो कुल मिला के 16 देश हो जाते। तो 2014 के एक आकलन के मुताबिक इन 16 देशों की तब की जो GDP थी वो $22.7 ट्रिलियन के आसपास थी, जो कि पूरे वैश्विक व्यापार का करीब 30% थी। तो अब अगर हम इसके FTA की फोकस की बात करें कि इस FTA में किस चीज पर फोकस किया गया है, तो इसमें सेवाओं और वस्तुओं के व्यापार, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा और विवाद निपटान पर इसमें फोकस किया गया है। अब इस RCEP पर साइन करने से क्या होगा? इस पर साइन करने से ये सभी देश आपस में FTA से जुड़ जाएंगे और इससे क्या होगा कि जो ये देश हैं आपस में एक दूसरे के बाजारों तक इनकी पहुंच कम से कम बाधाओं के साथ हो सकेगी। मतलब एक दूसरे के बाजारों में एक्सेस कर सकेंगे ये सभी बाजार, ये सभी कंट्रीज एक दूसरे के बाजारों में एक्सेस कर सकेंगी। अच्छा, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अमेरिका इस RCEP में शामिल नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी RCEP में अमेरिका शामिल नहीं है। तो क्यों शामिल नहीं है वो इसमें? इस पर भी हम एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा नजर डालते हैं। हालांकि RCEP में शामिल नहीं है और अगर हम बात करें इससे पहले के जो FTA था, इससे पहले जो सबसे बड़ा FTA था यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या TPP, उसमें भी अमेरिका शामिल नहीं था। तो हम यहाँ दोनों को देख लेते हैं,
टीपीपी को भी यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को भी और आरसीईपी को भी। तो हालांकि अमेरिका इसमें जो शुरुआत से इसका कॉन्सेप्ट था आरसीईपी का, अमेरिका शुरुआत से इसमें शामिल नहीं था, लेकिन इसके अलावा चीन भी नहीं चाहता था, चीन भी नहीं चाहेगा कि भाई अमेरिका उसमें शामिल हो। क्यों? क्योंकि उसे व्यापार या एशिया में प्रभुत्व के मामले में अमेरिका जैसे देश से चुनौती मिलती, इसलिए चीन भी नहीं चाहता कि अमेरिका इसमें शामिल हो। और जैसा आपको पता ही है कि दोनों देशों के बीच काफी लंबे समय से ट्रेड वॉर चल रहा है, यानी व्यापार युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच। और इसके अलावा चीन को यह भी डर है, क्योंकि हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं है इस आरसीईपी में, लेकिन फिर भी उसको डर है कि कहीं अमेरिका और भारत शामिल हो गए इस एफटीए में, तो उससे जो है अमेरिका और भारत का जो नेक्सस है वो मजबूत हो जाएगा, यानी उनका जो संबंध है वो मजबूत हो जाएगा। और उससे चीन को जाहिर है डर है कि दोनों का संबंध मजबूत होगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा ये सब। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान जो इसमें आरसीईपी में पहले से ही शामिल हैं, अमेरिका और भारत के साथ क्वाड ग्रुप में शामिल हैं। क्वाड आपने अभी हाल फिलहाल में सुना भी होगा, काफी चर्चा में रहा था। तो इन सब के अलावा एक बात और भी है अमेरिका के इसमें शामिल ना होने की, कि दरअसल अमेरिका ने भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया है इसमें आरसीईपी में शामिल होने के लिए, इसीलिए अमेरिका शामिल भी नहीं है इसमें आरसीईपी में। अच्छा, अब अगर बात करें ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से इसके तुलनात्मक रूप को देखने की, यानी कि अगर हम ये देखें कि इन दोनों को तुलना करने की कोशिश करें आरसीईपी और टीपीपी की, तो जानकारों का मानना है कि जो टीपीपी है उसे इस आरसीईपी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि इसमें टीपीपी में कोई भी चीन या अमेरिका जैसी इकोनॉमी शामिल नहीं है, जबकि आरसीईपी में चाइना शामिल है। तो उससे क्या होगा कि जो टीपीपी का जो लाभ उसे होता वो अब और पहले से और ज़्यादा डाइवर्ट होने की जो है चांसेस हैं आरसीईपी की वजह से। और दूसरा ये कि जो इसके टीपीपी के जो मापदंड हैं श्रम मुद्दों, पर्यावरण संरक्षण और विवाद निपटान के संबंध में, वो आरसीईपी के मापदंडों यानी उसके स्टैंडर्ड्स की कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इससे भी जानकार ये मान रहे हैं कि जो टीपीपी की मेंबर कंट्रीज हैं वो डाइवर्ट हो सकती हैं आरसीईपी की तरफ। और अगर इसके सदस्यों की बात करें तो आरसीईपी में 15 सदस्य हैं, जबकि टीपीपी में केवल 11 सदस्य हैं। दोनों के सदस्यों में भी फर्क है। तो यहाँ एक थोड़ा सा वो है, आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा। आरसीईपी से अगर सदस्य की बात करें तो इस हिसाब से आरसीईपी से टीपीपी कुछ छोटा समूह है, और दोनों जाहिर है दोनों का जो कंबाइंड इकोनॉमिक आकार है, ये साइज है, इकोनॉमिक साइज, वो भी जाहिर है छोटा होगा, क्योंकि दोनों के उसमें फर्क भी है, छोटा भी है वो समूह और एक इसके साथ इतनी बड़ी इकॉनमी भी जुड़ी हुई है। तो ये था दोनों का थोड़ा तुलनात्मक रूप जो हम वो देख रहे थे। अब अगर बात करें टीपीपी की, तो ट्रांस या टीपीपी की, तो जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, दरअसल इसका जो प्रस्ताव था सबसे पहले अमेरिका ने रखा था, यानी कि अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था। और 2017 में हालांकि ये अमेरिका इससे अलग हो गया टीपीपी से, और तब इसके जो 11 जो सदस्य देश बचे थे उन्होंने इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया और इसको नया नाम दिया CPTPP, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये उन्होंने इसको नया नाम दिया। हालांकि एट प्रेजेंट इसे TPP 11 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 11 देश हैं, तो इसे TPP 11 भी कहा जाता है। इसमें कौन से देश शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम, ये इसमें शामिल देश हैं। अब अगर हम
इसके प्रभाव की बात करें, यानी हम RCEP के तरफ दोबारा चलते हैं। TPP के बारे में जान लिया हमने। अब अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो हम इसे दो संदर्भों में समझने की कोशिश करेंगे। एक, चीन के बढ़ते दबदबे के संदर्भ में, क्योंकि जाहिर है जो ये FTA है ये कहीं ना कहीं चाइना लेड माना जा रहा है, क्योंकि चाइना इसमें शामिल है और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। और दूसरा, हम इसे भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर चीन की बात करें तो चीन को इससे क्या फायदा होगा? चीन, सबसे पहला तो ये कि चीन के सामने एशिया में भारत या अमेरिका की कोई चुनौती नहीं होगी। अमेरिका या भारत जैसे देशों की चुनौती नहीं होगी। इससे क्या फायदा होगा? एशिया में उसे बड़ी शक्ति बनने का मौका मिलेगा और पहले से भी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर वो उभरेगा। इसके अलावा चीन अपने पुराने प्रतिद्वंदियों कौन कौन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अब एक ही समझौते में होगा। इससे क्या होगा? इससे इन देशों के बाजारों में भी चीन की पहुंच हो जाएगी आसानी से। इसके अलावा एशिया में अब चीन जो है अमेरिका को और कड़ी चुनौती दे सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो खास दोस्त हैं अमेरिका के, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो भी अब चीन के साथ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल हो जाएंगे। तो इससे जो है चीन एक और बड़ी जो टक्कर है अमेरिका के लिए वो बनकर उभरेगा। और इसका फायदा एक और भी होगा चीन को कि दक्षिण चीन सागर में जिन देशों के साथ चीन का झगड़ा चल रहा है दक्षिण चीन सागर को लेकर, उन पर भी चीन का दबदबा बढ़ सकता है। हालांकि जो ये है कि भारत क्योंकि RCEP में शामिल नहीं है, तो इसलिए चीन को भारत जैसा बड़ा उपभोक्ता बाजार तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी चीन को इसका काफी फायदा मिल सकता है। अब हम इसको भारत के अगर संदर्भ में जानने की कोशिश करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि भारत ने इस पर साइन करने से मना कर दिया था। उसके अपने तर्क थे कि उससे छोटे व्यापारियों को उसके नुकसान होगा, क्योंकि भारत में जब ये एग्रीमेंट पर साइन होने की बात हो रही थी तो भारत में इसका कड़ा विरोध जताया गया था इन्हीं तर्कों को लेकर कि भारत में छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा और दूसरा चीन का जो प्रभुत्व है वो और बढ़ जाएगा। और जो इसके और चाइना के प्रभुत्व को देखते हुए, चीन के बढ़ते प्रभुत्व को देखते ही RCEP में भारत जो है शामिल नहीं हुआ था। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत को अपने इस डिसीजन से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि इससे क्या फायदा होता है भारत को कि वो आसियान के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकता था अगर वो RCEP में शामिल होता, क्योंकि RCEP में आसियान की सभी कंट्रीज शामिल है, मेंबर कंट्रीज। तो इससे भारत के जो है आसियान देशों के साथ संबंध मजबूत होते। तो अब ऐसे में ये जाहिर है सवाल बनता है कि भारत का डिसीजन आखिर किस हद तक सही है। तो अगर भारत के डिसीजन की बात करें तो जैसे आप सभी को पता होगा कि भारत और चीन के बीच पिछले काफी टाइम से सैन्य और सीमा तनाव चल रहा है। तो ऐसे में अगर भारत इस RCEP में एग्रीमेंट में शामिल हो जाता तो भारत की जो कूटनीतिक वो है डिसीजन है उसमें कहीं ना कहीं भारत की कूटनीति में कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास नजर आने लगता। तो इस वजह से इस पॉइंट के अगर मद्देनजर सोचे तो भारत का डिसीजन सही दिखता है। उसके अलावा RCEP क्योंकि चीन के प्रभुत्व वाला FTA माना जा रहा है, तो इसलिए भारत कहीं ना कहीं एक जूनियर की स्थिति में नहीं दिखना चाहता, क्योंकि वहां पर उस FTA में चीन का प्रभुत्व होता तो भारत थोड़ा कहीं कमतर पड़ता, जो कि भारत नहीं चाहता कि वो एक कमतर देश की तरह उसमें शामिल हो। तो एक वजह ये भी है कि भारत इसलिए शामिल नहीं हुआ, और दूसरे चीन जैसे देश को बैकफुट पर लाने के लिए भारत की ये आर्थिक कूटनीति कहीं ना कहीं सही लगती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि भारत का जो डिसीजन है उसके जो अपने तर्क हैं वो सही हैं इस मायने में। अब सवाल यह है कि अगर ऐसी स्थिति है और जो भारत ने डिसीजन लिया उससे कहीं ना कहीं एक जो थोड़ा सा नुकसान होता कि आसियान देशों के साथ संबंध बन सकते थे, क्या हो सकता था क्या नहीं, तो ऐसे में सवाल है कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। तो
इसके लिए यही है कि चीन से अपने संबंधों के अच्छा होने का इंतजार करे और सही समय देखकर RCEP में शामिल हो जाए। यानी जब सही मौका देखे कि सब सही है स्थिति, तो उस समय RCEP में शामिल हो जाए, क्योंकि जो RCEP की मेंबर कंट्रीज हैं वो पहले ही चाह रही हैं और कह रही हैं कि भारत इसमें शामिल हो जाए। और इसी वजह से कि इस FTA का जो प्रोजेक्ट है वो भारत के शामिल हुए बिना पूरा नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा वो रहेगी अड़चन। तो इसलिए भारत के पास सौदेबाजी का सही विकल्प रहेगा, भारत के पास सही ऑप्शंस हैं, मतलब इस पर मौका भी रहेगा कि भारत इस पर सौदेबाजी कर सके। उसके अलावा आने वाले टाइम में भारत आसियान की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करे धीरे धीरे, मतलब एक थोड़ा ग्राउंड बनेगा। जाहिर है आसियान देशों के साथ संबंध मजबूत होंगे तो वही मेंबर कंट्रीज RCEP में हैं, तो कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलेगा। और इसके अलावा आसियान देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपने द्विपक्षीय FTA पर भी फोकस कर सकता है भारत, ताकि उसे इसका फायदा मिले। और CPTPP समझौते के मुताबिक, जो CPTPP समझौता है उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई जो सदस्य देश हैं वो सहमत हो जाएं, तो जो बाहरी कोई देश है तो उसकी भी, जो बाहरी देश है उसकी भी बाजारों में पहुंच बन सकती है, उनके बाजारों में पहुंच बन सकती है। तो इसलिए इन सब कंट्रीज के साथ अच्छे आर्थिक संबंध मजबूत करके ये सब भारत कर सकता है। और CPTPP जैसे देशों को भी भारत और अमेरिका जैसे देशों की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ी इकॉनमी है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि उनकी भी ज़रूरत है। तो इसलिए भारत इस मौके का फ़ायदा ले सकता है। अब चलिए वही हमारा प्रश्न सेशन, आप प्रश्न देखिए और फिर उसका वही उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में आपको देना है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, CPTPP में संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सभी प्रशांत महासागरीय देश, तटीय देश शामिल हैं। RCEP में भारत सहित बांग्लादेश और भूटान भी शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या दोनों ही कथन सही हैं, मतलब कोई एक कथन सही है, दोनों सही हैं। ऑप्शंस है केवल एक, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो एक ना ही 2। यहां आप महासागरीय कर लीजिएगा, तो प्रशांत महासागरीय तटीय देश शामिल हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।